अगर आप एसएससी जीडी एस्पिरेंट हैं तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो. दिस गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम. मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नई सीरीज एसएससी जीडी 2024. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज हमने सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए चलाई है. वो सिलेक्टेड टॉपिक्स क्या हैं, किन से कहाँ से क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं, किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है, उसके लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये सिलेक्टेड टॉपिक हम करेंगे जिससे हमारे 2-2 मार्क्स कंफर्म होते चले जाएंगे और हम अपना मैथ्स में हाई स्कोर कर पाएंगे. तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है, ये तीसरी वीडियो है, ये तीसरा टॉपिक है आय व्यय पे बेस्ड क्वेश्चन. आपने अगर PYQ सोल्व किए हैं या आपने पिछला एनालिसिस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें ये टॉपिक तो पूछा ही गया है. एक क्वेश्चन जरूर ही इस टॉपिक से आता है, हर शिफ्ट में आया हुआ है. मैंने जो 2023 का एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि हर शिफ्ट में लगभग आया हुआ है. 3-4 शिफ्ट को हम छोड़ सकते हैं बस, बाकी 76 शिफ्ट में ये हर शिफ्ट में आया हुआ है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है. तो मैं वही सारे टाइप्स, कॉन्सेप्ट, शो ट्रिक्स आपको करवाऊंगी इस वीडियो में. वैसे तो मैं इससे पहले 2 टॉपिक करवा चुकी हूँ. एक तो परसेंटेज कमी वृद्धि कैसे होती है, वो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके फिर जीडी के लेटेस्ट PYQ किए. ऐसे ही फिर मैंने आपको जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट कराया. वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी. आप इस सीरीज को शुरू से भी देख सकते हैं, 2 ही वीडियोज हुई हैं तो उन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर. इस टॉपिक को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे बाकी हमने पढ़े हैं. पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी और कुछ डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हम लेटेस्ट PYQ सोल्व करेंगे जहां आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच लगाकर, कुछ डायरेक्ट मेथड लगाकर इन क्वेश्चन को सोल्व करना है. वीडियो के एंड तक आप सीख ही जाएंगे, बस जरूरत है तो वीडियो को पूरा देखने की. चलिए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम क्या होती है, इसमें मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ. इसको कहते हैं आय और इसको कहते हैं व्यय. व्यय यानी कि क्या, खर्चा. जब आपके पास सैलरी आएगी, आप जब गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे तो आपके पास जब सैलरी आती है आप देखते हैं इतना तो यहाँ खर्च हो गया है हमारा. मतलब अगर मेरी 70,000 सैलरी है तो 25% यहाँ पे खर्च हो गया है, 75% मेरे को बचाना है और उसमें से भी जो बचा है फिर मैंने चैरिटी में दिया है 10%. तो वो सब जो हिसाब आप लगाएंगे ना अपने गवर्नमेंट जॉब के बाद, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगी ताकि आप जो सैलरी लेंगे उससे आप जितना खर्चा करेंगे जो बचेगा वो सारे आप रेशियो में निकाल पाए. तो ये इनकम क्या होती है, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. हमारा जो कुछ खर्चा हो जाता है उसके बाद बचता है, फिर हम उन दोनों को जोड़ के कहते हैं कि हाँ ये हमारी आय है. दैट इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. यानी कि आप कह सकते हैं आय जो होती है वो व्यय यानी कि खर्चा और प्लस बचत का योग होती है. जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि मेरी 10,000 तो इनकम है, उसमें से 2,000 मेरा रेंट चला जाता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो कितना बचा, तो 8,000. तो अगर आप उस 8,000 को उस 2,000 में जोड़ देते हैं तो फिर पूरा 10,000 आ जाता है. यानी कि इससे क्लियर हो जाता है कि आय में जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है और जो हमारी सेविंग्स है उनको हम जोड़ते हैं. लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो SSC GD में और SSC के और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. चलिए एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. अगर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, मतलब हम ये मान लेते हैं A नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है, इनकम का 75% वो क्या है, खर्च कर देता है. यानी इतना उसने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना. इनकम अपने आप में जब हम प्रतिशत में लेते हैं तो वो 100% होती है. कैसे होती है कि मतलब अगर जितना भी है, मान लेते हैं उसकी इनकम है 50,000 तो परसेंट में आप उसको लेंगे 100%. ऐसा तो हम हर उसमें लेते हैं परसेंटेज की. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. अब मैं कहूँ कि इनकम का जो 75% है वो उसने खर्च कर लिया, ए नाम का कोई व्यक्ति है, तो उसका कितना बचेगा. परसेंट में अगर मैं आपसे पूछूं तो 25% बच जाएगा. ये बच जाएगा, उसकी ये बचत होगी. इसका मीन्स अगर वो 75% खर्च कर रहा है, 25 बचा रहा है, 25% तो 100% यानी उसकी इनकम है. तो ये तो क्लियर हुआ कि परसेंटेज में हम कैसे लिखते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज में हमें ज्यादा भारी पड़ जाता है कैलकुलेशन करना, तो इसलिए मैं इसको बताऊंगी कि आपको रेशियो में कैसे करना है, वहां से आप कैसे कर सकते हैं. तो पहले हम इसको रेशियो में चेंज करना सीख लेते हैं,
फिर मैं आपको बता दूंगी वृद्धि और रोग कैसे करते हैं, उसका डायरेक्ट मेथड होता है। यहाँ इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लीजिए, मैंने कहा कि 75% खर्च करता है, तो आप उसको इसको रेशो में ले लीजिए। ये हमें दिया नहीं होता, क्वेश्चन में ये दिया होता है, ये हमें अपने आप ही अज्यूम करना है कि जब 75% खर्च हो गया तो 25 बचेगा। तो इसे आप रेशो में चेंज कीजिए, दैट इज 3/4। 75% कितना होता है? 3/4। यानी आय का खर्च किया है 75%। ये इनकम, इसको मानिए। तो जो नीचे बेस है ये हमारी आय हो गई, 4 आय थी और 3 उसने खर्च कर दिया। तो आप रेशो में इसको कैसे लिखेंगे कि 4 तो उसकी आय थी, यहाँ आय लिखा कीजिए, फिर आप यहाँ पे खर्च लिखना और यहाँ पे बचत। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अभी ध्यान से समझ लीजिए, आगे फिर आप क्वेश्चन उड़ाएंगे 2-2 सेकंड में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लें। देखिए मैंने कहा कि इसको रेशो में चेंज कर लो। ये हमारी जो बेस है नीचे, इसको आप आय मान लीजिए। ये 4 इसमें आय है, 3 उसने खर्च कर दिया है, यानी 4 रेशो हमारी आय थी, रेशो में चल रहा है अब सब कुछ। 3 उसने खर्च कर लिया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको रेशो में लिखना है। आगे 1-2 और पूछती हूँ मैं आपसे, जैसे रेशो के लिए यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ, तो आपको पेन और नोटबुक लेके बैठिए प्लीज। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ एक बार प्लीज खुद से सॉल्व कीजिए। अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 60% खर्च किया, तो उसको रेशो में लिखे कि आय, खर्च और व्यय का रेशो क्या होगा। तो आय क्या होगी हमारी, देखिए इसको आप कितना लिखेंगे? 3/5, यानी 5 था पूरा, 3 उसने खर्च कर दिया, 3 खर्च कर दिया और बचा कितना? 2 उसकी सेविंग होगी। तो इस तरीके से आप इसको रेशो में ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5 जो है वो 3 और 2 रेशो में यहाँ पे आया है। ये हमारा खर्च है और ये आय। एक और देती हूँ आपको जिससे क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% बचाया है, बचत है उसकी ये, तो बताइए कि उसका जो खर्च, आय और व्यय का अनुपात है वो क्या होगा। तो आय जो है हमारी कितनी होगी? ये 40% कितना होता है? 2/5, यानी 5 तो उसकी इनकम है, 2 उसने सेव किया है। सेविंग में बाद में लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पूरे हम उसमें सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले खर्च फिर बचत। तो ये 2 जो है ये बचत है और 3 इस तरीके, 3 उसने खर्च कर लिया है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि उसने 40% बचाया है तो कितना? 60% खर्च कर दिया होगा। ये आप रेशो में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो रही बात कि हम रेशो में लिखते कैसे, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है, अब ये मेन बात है। क्वेश्चन ये, इसको पूरा करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी आपको, ताकि आपको इस क्वेश्चन में अगर क्लियर हो गया ना, फिर हम PYQs करेंगे लगातार, तो उसमें आपको खुद से करना है। देखिए इनकम का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये मैं डेमो दिखा रही हूँ आपको कैसा आएगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितनी होगी। यानी हमें आय, व्यय, बचत इनका तो रेशो निकाल लेना है। उसके बाद हमें बताएगा कि इसमें वृद्धि होगी, इसमें, तो इसमें निकालो, किसी 2 में दे देगा, तीसरे में निकालनी है। इजी होते हैं क्वेश्चन। तो इसको देखिए, मैंने बताया इसको रेशो में चेंज कीजिए। पहले कितना आएगा? 3/4। तो अगर 4 हमारी इनकम है, यहां मैं यही लिख रही हूँ, आय, खर्च और बचत, आय, खर्च और बचत। तो आप देखिए 4 क्या है? हमारी आय है। 3 उसने क्या किया है? खर्च। बचा कितना? 4 में से अगर 3 चला गया, कितना? 1 बचा। तो ऐसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ एक मेथड काम आता है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से ही हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये बहुत काम का मेथड है, क्योंकि जितना हम इसमें वृद्धि करेंगे, जैसे आप किसी भी चीज में वृद्धि करते हैं 10% की, आप लिखते होंगे कि उसका जैसे ए में 10% की वृद्धि हो तो ए का 110%, पर मैं ऐसे नहीं लिखवाती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करवाती हूँ रेशियो से या कैसे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट मेथड है क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए उसने शेष बचा लिया, उसकी जो आय में 20% की वृद्धि हुई, आय का जो रेशियो है उसके यहाँ पे लिख दीजिए आप, जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20 की, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि की, तो खर्च के नीचे लिखिए 10%। अब ये पूछ रहा है कि बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 80। इसको भी कीजिए 30, और इसको, इसका हमें पता नहीं है तो x हमारे साथ ही काम आ जाता है, यहाँ x।
फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए x निकालें, क्योंकि इक्वल ही तो है। ये क्या है, आय है, खर्च है, बचत है। तो आय में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो मेरे व्यय की जो ये जो सेविंग की परसेंटेज है निकल कर आ जाएगी। ये सारा परसेंटेज में ही है, तो इसका मीन्स x क्या आ गया, 80 में से 30 गए 50, तो x 50 आ गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, तब मैंने 10 सेकंड में सोल्व कर दिया। अब सोचिए कि अगर आप खुद से सोल्व करेंगे तो आपको 5 सेकंड भी मुश्किल लगेंगे इसको सोल्व करने में, और 2 नंबर 5 सेकंड में अगर पक्के हो सकते हैं तो क्यों ना आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अब हम सोल्व करेंगे एसएससी जीडी के लेटेस्ट पीवाईक्यू, जो कि 2023 में ही पूछे गए हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते अगर मैं पूरे ले लेती तो, लेकिन मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ले लिया है आपको समझाने के लिए। और अब तो मैं आपको क्लियर भी कर चुकी हूँ, तो बस अब आपको क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करनी है, करने की नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए है, उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18%, व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। है तो ये ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन मैंने डेटा नहीं दिया था, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी डेटा से कैसे करना है इसको। एक बार खुद से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करते हैं इसको सोल्व। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है आय भी दी है हमें, और जो कि हमारी है 95,000, और हमें दिया है खर्च, उसका जो व्यय है वो हमें दिया है 75,000। और तो बचत कितनी होगी बताइए। बचत तो अपने आप ही निकल के आ जाएगी, जब आय इतनी है उसने खर्चा इतना कर दिया, बचा कितना 20,000। लेकिन मैं कहती हूँ आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप क्या कीजिए इसको रेशो में चेंज कीजिए। यहाँ से कितना आ रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, और इसको 5 से हम काट सकते हैं, तो ये रेशो बन जाएगा 5 से, जब मैं डिवाइड 19, और ये आ जाएगा हमारा 15 और ये 4, ये रेशो है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा ना, मैंने रेशो में चेंज किया है इसको। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन हो गया है जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया था। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, यहाँ इसके नीचे आप 18% लिखिए। व्यय में उसके 12% की वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या x मान लेते हैं। फिर आप डायरेक्ट मेथड वही लगाइए, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। ये 342 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 180 होता है, तो आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 4x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये 4x प्लस 180 बराबर आ रहा है हमारा 342। आप 4x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 162, और जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे ये आपका आंसर आ रहा है 40.5। यही आ रहा है आपका आंसर। अगर आपका भी यही आंसर आए तो इसका मीन्स आप सीख चुके हैं। तो अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपने एग्जाम्पल से नहीं सीखा था तो आपने क्वेश्चन से सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे एसएससी जीडी में, तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस वही लेंगे। एक बार आप देखिए इसको करके, हो सकता है कि आपसे ना हो, वैसे तो हो जाएगा, पर एक बार देखिए आप इसको सोल्व करके। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर, शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 रुपये मासिक बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट होगा, इसमें डायरेक्ट मेथड लगेगा क्या, एक बार आप देख के बताइए। नहीं लगेगा, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा जो मैं आपको सिखा रही थी पहले, कि इनकम का आप इतना प्रतिशत अगर 75 खर्च कर देते हैं तो कितना बचता है आपके पास, सेविंग कितनी होगी आपकी, उसकी 25% होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिए आपने ध्यान से देखा होगा ना जब, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये देखिए इन्होंने कहा है कि जो श्री शर्मा है अपनी आय का 15% जो है वो खर्च कर लेते हैं, तो बचा कितना इनके पास 85% बचा अपनी इनकम का। तो इसको हम ऐसे लिख लें, इनकम का 85% बचा है। अब एक बार और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसमें कहा है और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं। तो अगर ये हमारा इनका बचत है, अब ये इनकम का इतना प्रतिशत इन्होंने बचा लिया है, इसमें से भी अब जैसे आप देखिए आपने 8,000 की आपकी इनकम थी, 2,000 खर्च कर दिए, और बचे कितने 6,000, तो 6,000 में से भी आप कुछ खर्च करेंगे, फिर मतलब जो हमारी शेष आई थी, शेष बचत थी, उसमें से भी हमने खर्च किया है। तो ये इसी तरीके से है, जो इनकी बचत है ना, इसका भी इन्होंने 75% खर्च कर लिया है, 75% खर्च कर लिया, बचाया कितना है 1700। तो आप ये यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हमें बचत दी है तो क्यों ना हम बचत का परसेंटेज ही बराबर करें, क्यों बार बार 75 लिखे, उसको 100 में से घटाएं, डायरेक्ट क्यों ना 25 लिखे, तो टाइम बचता है हमारा।
देखिए अगर 85% का इन्होंने 75% खर्च कर दिया है तो उसका मीन्स है कि उन्होंने 25% बचाया है और वही हमारा 1700 के बराबर है। ठीक है, एक बार या तो आप खुद से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही कि उन्होंने 15% खर्च किया है, बचा कितना 85%, ये पूरा उनका क्या है सेविंग है, इसमें से भी उन्होंने 75 खर्च कर दिया तो कितना बचा 25% बचा, वही इनकी मासिक आय है। हमें बताना है कि इनकी इनकम क्या है। इसका मीन्स अगर हम इसको सोल्व कर देते हैं तो इनकम निकल के आ जाएगी। पहले तो उसको आप 25% को 1/4 लिख सकते हैं। अब 17 से ये जा रहा है ना 5 टाइम्स, और 5 से ये कितना जा रहा है 20 टाइम्स, 20 यानी कि 100, तो ये आ जाएगा आपका आई, जब आप सोल्व करोगे ये आएगा आपका 8000। तो इसका मीन्स 8000 उनकी इनकम होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो आप इजी तरीके से, ये दूसरा टाइप था, ऐसे इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है, बचत दिए तो बचत लिखिए, खर्चा दिया है तो खर्चा उसको ही बराबर कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन में होता है जब शेष का शेष खर्च कर दिया जाता है, या फिर कोई खर्च कर दिया उसमें से भी कुछ खर्च कर दिया है, यानी जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम गजब का क्वेश्चन है ये, जो कि अगर थोड़ा सा भी हम इसमें गलती कर देंगे तो ये हमारे 2 मार्क्स कटवा सकता है, और यही है जो हमें 2 मार्क्स दिलवा सकता है अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं लिया बिल्कुल भी जो बहुत ही ज्यादा इजी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दें और फिर आपसे वहां क्वेश्चन ना हो। हर तरीके के क्वेश्चन लिए मैंने, तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, यानी 31% उसने खर्च किया है भोजन पर, 9% कपड़ों पर खर्च किया है। शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो इसको ना लाइन वाइज सोल्व करते चलते हैं, तभी हमें समझ में आ जाएगा। देखिए हम पहले तो 100% मानते हैं पूरा, ठीक है। उसमें से 31 जो है वो उसने भोजन पर खर्च किया है, 9% जो है वो हमारा किस पर खर्च करता है, ये कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल मिला के 40% उसने खर्च कर दिया। तो यहीं से मैं सोल्व करती चल रही हूँ, कितना बचा बताइए। हाँ बिल्कुल 60% अभी इसका बचा हुआ है, ये इसकी बचत है अभी तक जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसके हिसाब से। फिर इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, यानी जितना 60% है इसका भी 1/3, यानी कि कितना हो गया 20%। इसमें से ये पूरा जो है 60%, इसमें से उसने 20% शिक्षा पर खर्च किया है। बचा कितना बताइए, 60 में से 20 ये खर्च हो गया तो 40 बचा, 40% अभी बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, लेकिन यहाँ ही नहीं, हमें 40% को उठा के इसके बराबर कर देना। पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले। जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। ये जो आधा है ना, ये हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कहीं 1/2 लिखा है तो हम इसको फिर देखते हैं कि हाँ भाई डिजिट में कुछ लिखा है, लेकिन ये लिखा है इसके आधे के बराबर है। ये भी पढ़ना है आपको, ये काम का भी है। इसने बाकी की जो लाइन है उसमें बोला है कि जब भोजन पर भी खर्च कर लिया उसने, कपड़ों पर भी खर्च कर लिया और जो शिक्षा पे खर्च किया, उनके बाद सबके बाद जो बचा है ये है हमारी लास्ट जो सेविंग है इसकी, इसका भी आधा, यानी कि 40% का आधा कितना होगा 20%, और यही हमारे दिया है 4500 रुपये के बराबर। तो इसने पूछा है कि बताइए इसकी जो मासिक आय है वो कितनी है। 4500 रुपये 20% के बराबर है तो 1/5 होता है ये, 1/5 इक्वल टू 4500। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 22,500। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, लाइन टू लाइन सोल्व कीजिए उसको, पढ़ पढ़ के बहुत अच्छे से अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से सोल्व करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें मार्क्स देके जाता है, ना कि हमें नेगेटिव मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें 2 लोगों को इन्वॉल्व किया है और उनके जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है उनके बारे में बताया गया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें मैं आपको नया मेथड सिखाऊंगी। तो जो उनका मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है, और एक जैक है जिसका मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इनका संयुक्त व्यय 88% है, और जो उनका मासिक वेतन हमें दिया गया है 60,000, हमें बताना है कि जैक का मासिक वेतन क्या होगा। यानी यहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व हैं। आप इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट मेथड, वो यहाँ नहीं लगेगा, वो सिंपल क्वेश्चन में लगता है।
तो हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे। अब ये एलिगेशन नया मेथड है क्या, अभी तक तो हमने नहीं सीखा। कुछ वीडियो जो पिछली मैंने वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने आपको ये नहीं बताया था, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। यहाँ हम ये जो मेथड है बहुत ही काम का है, तो हमारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने में हेल्प देता है। यहाँ हमारे दो इसमें दिए गए हैं, दो इंसान है जैक और जॉन। जो जॉन है वो 85% खर्च करता है और जो जैक है वो 90% खर्च करता है। मतलब इनकी जो सैलरी है वो तो अलग अलग है, लेकिन ये अपना खर्च का जो प्रतिशत है वो भी इनका अलग अलग है। कंबाइन हमें दिया गया है, तो कंबाइन क्या होगा इनका, दैट इज 88। कंबाइन दिया गया है। आपको लगाना कहाँ है ये मेथड, जब आपको दो चीजें देता है और उसको फिर कंबाइन करके भी देता है, तो वहां आप इसका एलिगेशन लगा सकते हैं। इसको ही हम एलिगेशन कहते हैं, जब हम इन दो चीजों के जो ये दो हैं इनका भी कंबाइन दिया है और फिर इनके साथ हम इनमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे। देखिए ये जो 88 है ना, आप इसको बीच में लिख दीजिए ऐसे 88%। ये जो हमारा 88% है ये दोनों का है कंबाइन। अब आप इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 3, इसमें से इसको तो ये 2। ये रेशो आया किसका है, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर था और ये हमारा इनकम का रेशो आया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एलिगेशन आप जिसमें लगाते हैं उसके उल्टे का रेशो आता है। जैसे कि मैं कहीं अगर खर्च में उसमें लगाती हूँ, आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह में लगाती हूँ, तो जैसे मैंने प्राइस इंक्रीज में लगाया है, मैंने पहले आपको बताया कि किसी वस्तु के प्राइस में वृद्धि हो गई है तो उसकी खपत में कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैंने प्राइस में एलिगेशन लगाया तो जो रेशो आएगा वो हमारा किसका आएगा, खपत का आएगा, जो चीज हमने खर्च की है। इसी तरीके से यहाँ है कि अगर मैंने एक्सपेंडिचर में लगाया तो इनकम का रेशो आएगा, ऊपर इनकम होती तो एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाता। थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, एक दो क्वेश्चन में करेंगे आप तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इसी से मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। देखिए इनकम का रेशो अब हमें आ गया, अब हमें इसका कोई यूज नहीं है, बस इसका है। हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 रुपए है, तो जॉन क्या है, जॉन का तो ये रेशो है और जैक का ये है। दो रेशो बराबर हमें दिया है 60,000, तो एक बराबर कितना हुआ 30,000, एक रेशो बराबर, और हमें निकालना है 3 रेशो, तो इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दैट इज हमारा आ जाएगा 90,000। और ये किसका वेतन है, जैक का वेतन है, दैट इज ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आपने ये नया मेथड सीखा, बहुत ही कारगर है। आगे एलिगेशन वगैरह में भी हम इसकी हेल्प लेंगे, तो प्लीज इसको अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश वाले फ्रेंड्स नाराज ना हो, आपके लिए भी एक क्वेश्चन मैंने लगवाया है इंग्लिश का, तो एक बार देखते हैं। वैसे मैं हिंदी वालों को तो समझा ही दूंगी, बाकी तो मैं हिंदी में ही बता रही हूँ आपको। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 7:3। तो इसमें बताया गया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि अपना खर्चा और बचत का जो रेशो है वो 7:3 है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो इनकम है हम लिखते हैं इनको टोटल करके 10 रेशो हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 7:3 इफ द इनकम इंक्रीज बाय 12%, यानी इनकम को इन्होंने 12% में इसकी वृद्धि की है। उसके बाद कहा है कि एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, एक्सपेंडिचर को 8% इंक्रीज किया है, और देन बाय व्हाट परसेंटेज हिज सेविंग विल इंक्रीज, हमें ये बताना है कि ये कितना बढ़ जाएगा। बस ये मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर दिया आपके लिए। आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट एक एक लाइन पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, अगर वहां से कोई डेटा आपको मिल रहा है तो लिखते जाइए। बस इसको आप सोल्व कीजिए। ये आ जाएगा हमारा 120, ये आएगा 56 और ये आएगा 3x। तो 3x बराबर कितना हो गया 64, और x बराबर आपका आ जाएगा 21.33। यही आएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज होगा आपका। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने बहुत इजी तरीके से कर लिया। ये जो भी क्वेश्चन है सारे एसएससी जीडी के ही हैं। वैसे तो मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं बनाती, एग्जाम्पल ही ऐसा था बस जो मैंने खुद से बनाया था। बाकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स में, और आप जब मॉक वगैरह लगाएंगे वहां भी आपकी हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपए की बचत कर रहा है, तो मूल मासिक आय उसकी क्या थी।
हमें ये बताना है। यानी पहले की बचत निकालनी पड़ेगी, अब की दी हुई है, और फिर हम उसकी इनकम निकाल पाएंगे कि पहले कितनी थी। पहले तो हम इसको रेशो से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगेगा हमारा क्या, डायरेक्ट मेथड। यहाँ बार बार खर्च किया जा रहा है, वही बचाया जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि अपनी आय का 25% बचाता है। 25% को आप क्या लिखते हैं, 1/4। यानी कि आपकी अगर इनकम, ये मैं एक्सपेंडिचर लिख रही हूँ और ये सेविंग ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में, ये आय है, खर्चा है और ये बचत है। तो 4 अगर वो इनकम है उसकी, 1 बचा रहा है, उसमें से 1 रेशो बचा रहा है, 3 खर्च कर रहा है। तो ये हम इस तरीके से रेशो में कन्वर्ट करते हैं। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा 1/4, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, व्यय में भी। तो इसमें 20% की वृद्धि होगी और इसमें भी 20%। तो जब ये जो परसेंटेज है वो इक्वल होता है, तो इसका भी 20% आएगा। चाहे तो आप सोल्व करके देख सकते हैं कैसे आया, कि ये देखिए आप 4 गुना 20 और माइनस 3 गुना 20, तो इसका मीन्स 1 गुना 20, तो 20 ही तो आएगा। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो मैंने कहा कि सेविंग में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है अब वह हर महीने 1500 रुपए की बचत करता है। तो 20% की वृद्धि क्या होती है, 5 से 6 होती है, और 6 रेशो हमें दिया है 1500 की। तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 250। ये हमारा 1 रेशो बराबर आ जाएगा। और ये जो है इसकी पहले की बचत है, पहले जितनी थी। मैंने क्या किया, पहले इन्होंने कहा था कि वृद्धि होगी हमारी जो बचत है वो ये है, तो मैंने रेशो में कन्वर्ट किया। पहले 20% की वृद्धि हुई है, 5 से 6 हो गया होगा, पहले 5 थी अब 6 बचत हो गई होगी। तो 6 रेशो बराबर हमारा गिवन है, मैंने 5 रेशो बराबर निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 1250। ये क्या है, ये उसकी पहले की बचत है। अब इसी को हम ऊपर लगाएंगे, कहाँ देखिए, ये 4 रेशो, 3 रेशो, 1 रेशो। यहाँ तक हमें पता लग गया कि जो इसकी पहले की बचत है ना वो 1250 है। इसका मीन्स ये वाला 1 रेशो 1250 के बराबर है। हमें कितना निकालना है, इनकम निकालनी है इसकी, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5000। तो ऐसे जब रेशो में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो तुरंत हमारे रेशो को रेशो से डेटा से इक्वल करके आंसर आ जाता है। तो ये हमारा 5000 होगा। दैट इज ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे से आपने सोल्व कर लिया। बस आपको क्या करना है कि इसको ना, ये लिखना नहीं है, दिमाग में सोल्व करना है कि हाँ 4 ये था, 3 हमारा खर्चा हो गया, 1 बच गया। डायरेक्ट आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको, और ये ट्रिक्स अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि जीडी की जो ये सीरीज है यहाँ से आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 थी, उसका मासिक व्यय 7200 था। तो उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हुई है और व्यय में 5% की वृद्धि, तो हमें बताना है कि बचत में कितना उसकी प्रतिशत वृद्धि होगी। और ऑप्शन आपके दिए हैं, पॉइंट्स में भी दिए हैं। सो डोंट बी पैनिक, पहले एक बार ट्राई कीजिए, अगर आता है या नहीं आता है उसकी बात की बात है। चलिए आपने ट्राई किया, इसको सोल्व करते हैं। 15,400 जो है उसकी इनकम है, और एक्सपेंडिचर दिया है और सेविंग हमें नहीं दिया, निकाल लेंगे। ये 7200 है उसका एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी बचेगी इसकी, ये सेविंग बचेगी आपकी 82। ठीक है, ये तो आया हमारा डेटा में, लेकिन हम क्या इसको लिखते हैं, नहीं, हमारा तो रेशो का काम है ना, तो हम उसको हम चेंज करते हैं रेशो में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 के अलावा किसी से नहीं कर सकता, तो रेशो थोड़ा सा भयंकर आएगा। दैट इज 77, और ये 36 आ रहा है, ये 41। मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, तो ये हमारा रेशो आ गया इनका। ये मैंने डेटा को रेशो में चेंज कर लिया। अब आगे का स्टेप क्या होता है हमारा, कि कितने की वृद्धि है उसके नीचे लिख दे। इनकम में हुई है 20% की वृद्धि, और जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें 5% की, और इसमें हमें निकालनी है कितनी होगी, तो इसे x मान लेते हैं। जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1540, परसेंट में चल रहा है सब कुछ, और ये आ रहा है 180, और ये आ रहा है आपका 41x। इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये कितना आ रहा है आपका 1360। मतलब मैंने इसको माइनस किया है, 41x के बराबर आ रहा है, और x इक्वल टू 41 से इसको डिवाइड कीजिए, लगभग 3 बार जा रहा है। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 33.17 आपका यही परसेंटेज जो हमारा वृद्धि है इसका आंसर होगा। चाहे डेसिमल में भी आपका परसेंटेज आता है, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर अगर नहीं होता है तो बाद में उस क्वेश्चन पे टाइम देना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा अलग टाइप का है, एग्जामिनर को भी बहुत प्यार है इस टाइप के क्वेश्चन से, तो अलग अलग टाइप्स में दे रहा है इसी टॉपिक को। एक बार देखते हैं। दिया गया है कि x की आय का 15% बराबर है y की आय का 20%,
और जेड की आय का 30%। इसे भी हम रेशियो से ही उड़ाने वाले हैं, जैसे कि हमारी आदत है रेशियो और परसेंटेज से उड़ाने की। यदि उनकी आय का योग दिया है हमें 9,000, तो हमें बताना है वाई अपनी आय से अगर 2200 रुपये खर्च कर दे तो उसकी बचत कितनी होगी। बहुत इजी है, बस एक लाइन हमें इसमें सोल्व करनी है, दैट इज एक्स वाली, वो जो एक्स की आय का ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो गुणा और वो मिक्स हो जाता है ना। तो आय का 15% है, परसेंट क्योंकि कट जाएगा इसलिए मैं परसेंट और 100 नहीं लिख रही हूँ। और वाई जो है, वाई की आय का दिया है 20% और जेड की आय का दिया है हमारा 30%। जेड की आय का कितना 30% बराबर है। आप इसको 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये सिंपल हो जाएगा। इसका मीन्स ये आ जाएगा 5 से 3x बराबर है हमारा 4y इक्वल टू, ये आ जाएगा 6z के। अगर इक्वल में होता है तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता एक बार देख लीजिए। x, y और z का जब रेशियो निकालते हैं हम इक्वल में, तो इनको पलट देते हैं 1/3, 1/4, 1/6, इसका रेशियो निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या है 12, और तो हम इससे जब इन दोनों से मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से करेंगे तो 3, y का रेशियो 3 हो जाएगा और z का कितना 2। बाकी और डिटेल से तो हम रेशियो में इसको पढ़ेंगे। यहाँ आप ये देख लीजिए इक्वल में होता है तो पलट के हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये किसका रेशियो आ गया है, ये एक्स वाई जेड का डायरेक्ट रेशियो आ गया इनकम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। उनकी आय का योग 9,000 है, यानी 4, 3, 7 और 2, 9, 9 रेशियो बराबर है 9,000 के। एक बराबर कितना होगा 1,000। इसका मीन्स इसकी आय 4,000 है, इसकी आय 3,000 है और इसकी आय 2,000 है। वाई के लिए हमें गिवन है, तो वाई की अगर इनकम 3,000 रुपए है, क्वेश्चन में कहा गया कि 2200 रुपये खर्च कर ले अगर, तो बचा कितना। अगर ये खर्च है और हम बचत कैसे निकालते हैं, इनकम में से खर्च को घटा दीजिए, अपने आप ही बचत आ जाएगी। तो 800 रुपये इसकी जो है बचत होगी, और ये ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको डायरेक्ट करने होते हैं, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेशियो हम कैसे निकालते हैं। आगे वीडियोस आएंगी रेशियो की तो मैं उनमें भी आपको बता दूंगी। ये क्वेश्चन बहुत इसी तरीके से आपने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, आपको 10 सेकंड में इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से टाइम लगा के सोल्व कीजिए, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं। एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है, आय में 18% की वृद्धि हुई है, व्यय में 17 की, और इसके बाद उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। हमें ओनली 2 डेसिमल तक इसमें बताना है, तो इसको डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है। 100 उसकी इनकम थी, 87 उसने खर्च कर लिया, 13 बचा, ये सेविंग है, इनकम। ये मैं इसलिए लिखती हूँ आपको पता लगे, लेकिन खुद को नहीं लिखना है क्योंकि आपको तो उसमें पता होगा ना कि हमने क्या लिखा है, इसलिए ये नहीं लिखना होता आपको। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझाने के लिए लिखती हूँ, इसलिए टाइम लगता है, बाकी आप कर सकते हैं। इसमें देखिए 18% की वृद्धि हुई है, इसकी जो इनकम में दिया है ना कि इनकम में 18% की वृद्धि, और इसके एक्सपेंडिचर में जो है वो हमारी कितने की वृद्धि हुई है 17%, 17% की वृद्धि हुई है। तो हमें बताना है कि सेविंग में कितने की होगी। ये कितना आ रहा है 1800, और ये कितना आ रहा है 1479, और थोड़ा सा डिवाइड करने में टाइम लगा होगा बस आपको, बाकी तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये कितना आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये कितना आ रहा है, ये 13x। तो 13x जो है इक्वल है, इसमें से इसको माइनस कीजिए 321, और ये लगभग आ रहा है 24.79, दैट इज ऑप्शन सी। और इतने की इसकी वृद्धि होगी, यही आपका आंसर होगा। तो बस आप तो अब तो आप उड़ाने लगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको जल्दी सोल्व करते हैं। एक महिला अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर और शेष राशि का 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है। यदि वे 600 रुपये बचाती है तो उसकी आय क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था जो दिया है उसी का परसेंटेज हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसमें हमें बचत दी गई है, तो अगर वो 20% खर्च कर रही है, इसका मीन्स 80% बचाएगी, हम वो अपनी इनकम का 80% बचाएगी, और उसमें से भी क्या कर रही है कि वो 75% जो है वो खर्च कर दे रही है, इसका मीन्स 25% और बचाएगी, दैट इज 1/4। और ये पूरी जो बचत है वो हमें दी गई है 600। तो बस ये इसको आप लिखते हैं 4/5। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, तो आप भी ऐसे लिखिए रेशियो में। 4 से 4 कैंसिल आउट, 6 को आप इधर ले जाएंगे, तो इनकम कितनी आ गई है आपकी 3000, और ये ऑप्शन कौन सा है बी, राइट आंसर। मैंने तो आपको समझाया तब मेरे को इतना कम टाइम लगा है, आपको और भी कम टाइम लगेगा आगे। ये वैसे जीडी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रतिशत कमी नहीं बल्कि कितनी हुई है वो पूछा गया है। एक साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और व्यय था 16,000। डायरेक्ट हम रेशो में लिखेंगे 20 मतलब 1000 तो काट देंगे, 16 और 4 यानी कि 4 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये रेशो हमारा पूरा बन रहा है 5-4-1। ये मैंने इनकम लिखी है और ये मैंने एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ये तो आप जानते हैं। आगे देखिए, इसमें कहा है अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि, व्यय में 15%, ये 10% की और ये 15% की, अभी तक सब वृद्धि हुई थी, बचत में कुछ नहीं बचेगा इसके पास। देखिए तो सेविंग में कितने की वृद्धि होगी, देखिए यहाँ ये आ रहा है 50, ये आ रहा है 60, 50 माइनस 60 दैट इज -10। तो इसका मीन्स है कि 10% का डिक्रीमेंट होगा, इसका लॉस होगा। माइनस का मीन्स ये तो होता है कि कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। पहले वो कितने बचा रहा था, अगर 20 में से 16 खर्च करा है 16,000, तो वो 4,000 ही बचा पा रहा है। तो 4,000 उसकी पहली बचत थी, उसमें से उसका ही तो 10% इसका कमी होगी। तो हमें बताना है कि कितने रुपए की कमी हुई है। इसका 10% कितना होगा, 4,000 का 10% 400, तो 400 रुपए की कमी हुई है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। ये ना देखिए कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, एक एक लाइन के कर रहे थे अभी तो हम, तो कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं तो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार इसे। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो, खर्च में 10% की वृद्धि हो और उसकी बचत का तो हमें बताना है कि बचत का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। इसमें डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या लगेगा, आपका डायरेक्ट मेथड लगेगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा हिंट है और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, जैसे कि मैंने 2 वीडियो में भी दिया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जिससे मुझे पता लगता है कि आपने वीडियो को एंड तक देखा और कितना सीखा। और किसी भी टॉपिक को करने का यही तरीका होता है, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके PYQs करते हैं और वो हमारा कंफर्म हो जाता है कि 2 मार्क्स तो दिला के जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 मार्क्स कंफर्म कर लिए। जो भी मैंने टॉपिक्स बताए थे, अगर आपने कहीं लिखे हुए हैं तो उन्हें टिक करते जाइएगा कि हाँ हम ये टॉपिक कर चुके हैं। उससे थोड़ा सा हमें एनर्जाइज फील होता है कि हाँ हम कुछ टॉपिक हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे करते हुए हमारा एक भी टॉपिक नहीं बचेगा जिस पे आपका टिक ना लगा हो। तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगी। और आपको करना है एक काम, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस विद स्मार्ट अप्रोच मैं लाती रहूंगी स्टार टीचर टीम पर। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम। जय हिंद, वंदे मातरम।